करण और आदित्य चोपड़ा में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आदित्य चोपड़ा इतने डिमांडिंग डायरेक्टर है अभी भी, वो जो बोलता था वो पत्थर के लकीर वाला मामला था, और बाकायदा अमिताभ बच्चन सर, शाहरुख खान, ऐश्वर्या सब उन्हें एक टक होकर देखकर उनकी बातें मानते थे, सुनते थे और हूबहू वैसे ही करते थे जैसे आदित्य चोपड़ा को चाहिए था। करण एक एक्टर को फिल्म सेट पे गया था, जो डायरेक्टर थे उसके बजाय एडी वाज कॉलिंग द शॉट्स। डायरेक्टर सिर्फ मॉनिटर पे बैठ रहा था और वो सिर्फ शॉट्स कॉल करा था। एक बड़े दिग्गज कलाकार ने उस डायरेक्टर को कहा, अरे यार तू यहाँ पे आके ठुमका लगाना दिखा दे ना, तू इतना अच्छा ठुमका मारता है तो तू ही दिखा दे ठुमका लगाना। वो डायरेक्टर टेक्निकली साउंड नहीं थे, तो ऐसे डायरेक्टर्स को हम गोस्ट डायरेक्टर्स बोलते हैं। मैंने एक सीरियल किया था, तो वो लड़की जो अभी बहुत बड़ी साउथ की स्टार है, अच्छा, वो छोटी बच्ची, शी वॉज अ चाइल्ड एक्ट्रेस, उसकी माँ इतनी एम्बिशियस थी, इतनी एम्बिशियस, सडनली 3 सालों के अंदर वो छोटी बच्ची 17-18 साल दिखने लगी। तो फिर पता चला कि उसकी माँ ने उसको बड़ा बनाने के चक्कर में उसको हार्मोनल इंजेक्शंस दिया। आज के ज़माने में वो टॉप की एक्ट्रेस है साउथ में। आपने सेट पर क्या देखा था वो चीज़? सेट पे ये देखा था कि उसकी माँ कितनी। एक बहुत बड़े सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश के लिए मैंने शूट किया था। ड्राइवर, एक को आर्टिस्ट और मेरे पीछे मैं और 2 नामचीन को आर्टिस्ट जिनको मैं 15-20 सालों से जानता हूँ। तो मुझे 4 बार बोला मेरे यहाँ पे आके बैठो। 1 महीने से सारे को आर्टिस्ट उस बात पे हंसने लगे। ये मैं 24-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने उस सुपरस्टार को बाकायदा उस क्रॉस ड्रेसर के साथ उसके साथ उसको देखा, लिटरली ऑन द सेम बेड। तो मुझे ऐसे बहुत सारे गेज से अगर मैं आपकी फिल्मोग्राफी को देखता हूँ तो सबसे पहले मुझे मोहब्बतें दिखाई देती हैं। वो ड्रीम प्रोजेक्ट, यशराज का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था, जिस फिल्म ने बहुत सारे स्टार्स इंडस्ट्री को दिए थे, क्या वही था आपका पहला प्रोजेक्ट या उससे पहले भी कुछ था? थैंक यू हर्ष फॉर द इंट्रोडक्शन। पहली बात, एक्चुअली मेरी शुरुआत हुई थी 1995 से। ओके। एज अ मॉडल मैं MBA कर रहा था और जॉब भी कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ये जो 9 to 6 वाला जो सिस्टम है वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो मैंने और बचपन से ही मैं काफ़ी एक्टिव रहा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। सिंगिंग ले लो, डांसिंग, एलोक्यूशन कंपटीशन, पेंटिंग, तो एक रुचि था मन में बचपन से ही, और हमेशा एक्टिव रहा सोसाइटी के फंक्शंस में। तो कहीं ना कहीं जब भी मैं 25 साल की उम्र में MBA और जॉब कर रहा था, तो मेरे जहन में आया कि ये मेरा कॉन्शियस गवारा नहीं है, ये मुझे कहीं ना कहीं नाखुश कर रहा था, अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा था। और सडनली 1998 में मुझे कास्टिंग का ऑफर आया। तभी तो हम कास्टिंग बोलते नहीं थे, वी वर टैलेंट कोऑर्डिनेटर्स, और बहुत ही चुनिंदा लोग थे इंडस्ट्री में जो टैलेंट कोऑर्डिनेटर्स थे, गिन के 5-6 लोग थे। और मैं पहला ऐसा एक्टर मॉडल जो कोऑर्डिनेशन, टैलेंट कोऑर्डिनेशन करने लगा था। ओके। तो मुझे काफ़ी बैकलैश फेस करना पड़ा। तो जो कोऑर्डिनेटर्स थे उन्होंने मुझे कॉम्पिटिटर के हिसाब से बोला, पलाश वी विल ब्लैकलिस्ट यू, हम आपको ऑडिशंस के लिए नहीं बुलाएंगे। तो मेरी तो मतलब वाट लग गई थी लिटरली, कि मैं बोला क्या करूं, बिकॉज जो कॉल्स आना होता था ऑडिशन के कॉल्स, वो मुझे आना बंद हो गया। तो कुछ ऐसा यूनिवर्स ने चक्कर चलाया, जो ऑडिशंस का रिक्वायरमेंट आता था उसमें मैं फिट था। तो मैं एक्टर्स को भी भेजता था और मैं खुद भी ऑडिशन देता था। तो ऐसे काफी सारे ऑडिशंस जिसका रिक्वायरमेंट मुझे आता था, मुझे मिल गया था एज अ मॉडल, तो सब जेलस हो गए कि पलाश क्या है ये, हमें बेचता है और खुद ही कर लेता है। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा माहौल बन गया था। फिर 2000 में ऐसा पता चला कि YRF में एक बड़ी फिल्म की कास्टिंग हो रही है, और तभी हमें पता नहीं था कि अमिताभ जी का एक लंबे अरसे के बाद फिल्म आने वाली है, कम बैक होने वाली है, ठीक है ना। तो उस जमाने में आदित्य चोपड़ा का असिस्टेंट था निखिल अडवाणी, तरुण मनसुखानी। तो मैं पहुंच गया ऑफिस, और हम तो पोर्टफोलियो लेके जाया करते थे उस जमाने में, वही एक जरिया था। तो मैं पहुंच गया, ऐसे निखिल, आई एम एन एक्टर पलाश, एंड मुझे पता चला है। तो
तो निखिल ने बोला हाँ कम एंड गिव योर टेस्ट। फिर कट टू 1-2 हफ्ते के बाद मुझे सेकेंड राउंड ऑफ ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। और सेकेंड राउंड ऑफ ऑडिशन में मैंने फंबल किया था क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड एक्टर नहीं था, मॉडल था, ठीक है ना। ऑडिशन में मैंने फंबल किया था और मुझे कैरेक्टर दिया गया था एक गीकी को हिंदी में क्या करते हैं, जो पढ़ाकू लड़का है, पढ़ाकू स्टूडेंट है, जो हमेशा डरता है, यू नो, फट्टू लड़का है, उस कैरेक्टर का ऑडिशन दिया था मुझे। तो फिर निखिल का कॉल आया कि पलाश यू नो आदित्य वांट्स टू टेस्ट यू, ये थर्ड राउंड है, ये फाइनल राउंड है, आदित्य एंड यश जी इज गोइंग टू बी देयर, ओके, सो यू कम प्रिपेयर्ड विद द लाइन्स and this is going to be the final round. Then we'll have a workshop, we'll have dance rehearsals and all that. फिर मैं थर्ड राउंड दिया, यश जी थे, आदित्य चोपड़ा था, फिर आदित्य ने ये किया। तो आदित्य ने मुझे कहा था, मुझे याद है अच्छी तरह से, कि पलाश आई लाइक्ड व्हाट यू डिड इन द प्रीवियस ऑडिशन, यू आर स्टक इन द लाइन्स, आप अटक गए थे लाइन्स डिलीवर करते वक्त, वही मुझे चाहिए। ओके, क्योंकि कैरेक्टर एक भोंदू कैरेक्टर था, एक पढ़ाकू था, फट्टू टाइप कैरेक्टर था। तो फट्टू लोग ज्यादातर हड़बड़ाते हैं ना बोलने के वक्त, या फिर ये, तो बोला वही एलिमेंट रखना, वही चाहिए मुझे। तो वेल आई गॉट द पार्ट, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मुझे बताइए ना कि वो जो इतनी मेगा कास्टिंग थी उसमें, और उसके लिए मतलब 300-400 लड़कों ने ऑडिशन दिया था उस गुरुकुल स्टूडेंट्स के लिए। यस और उसके लिए आदित्य चोपड़ा और यश जी खुद बैठे थे अलॉन्ग विद निखिल अडवाणी। निखिल अडवाणी असिस्टेंट था आदित्य चोपड़ा का, तभी ही वाज नॉट निखिल अडवाणी द डायरेक्टर, और तरुण मनसुखानी, राइट। तो मतलब लीडिंग स्टार्स की तो बात कर ही सकते हैं, उनकी तो चल ही रहा था साइड साइड पर, बट गुरुकुल बॉयज, जो 3 गुरुकुल बॉयज है, जो जिमी, जुगल और उदय के बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे, राइट। हालांकि हमने काफी पोर्शन शूट किया जो ऑब्वियसली एडिट किया गया, बिकॉज फिल्म काफी लंबा चौड़ा हो गया था। तो ऑब्वियसली एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ना। तो ठीक है, गट्टू मुझे ऑफर मिल गया फिल्म करने का, और हमें लंदन जाने का मौका मिला। जो सारे एक्सटीरियर शूट्स थे वो सारे लंदन में शूट हुए, और जो इंटीरियर क्लासरूम सीक्वेंस थे उसका सेट बनाया गया था फिल्म सिटी में और महबूब स्टूडियो में। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि यश जी भी थे शूटिंग पे, और पैम आंटी, यश जी की वाइफ। तो एक बहुत ही फैमिली जैसा माहौल था, क्योंकि 30-40 क्रू मेंबर्स थे टेक्नीशियंस को मिला के। तो अमिताभ बच्चन सर, शाहरुख खान, हम सब एक साथ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते थे। तो ऐसी एक यूनिट, उन्होंने एक सिस्टम बना के रखा कि खाना जो होगा वो साथ में इकट्ठे मिलके खाएंगे। तो वहां पे एक केव जैसा डेन था जो हम जहाँ पे शूट कर रहे थे, और उस केव जैसे डेन में हमें सारे टेक्नीशियंस, हम एक्टर्स वहाँ पे बैठ के एक साथ खाना खाया करते थे। ऑफ कोर्स मेरे साथ जो नामी गरामी कलाकार है, मेहुल निसार को आप जानते ही है, रुशाद राणा को जानते ही है, वो लोग थे मेरे साथ गुरुकुल स्टूडेंट्स। तो आई थिंक मेरे लिए एक बहुत ही यादगार और बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस इसलिए रहेगा क्योंकि मेरा अगले दिन पासपोर्ट मेरी चोरी हो गई थी, और मैंने पाउंड्स कैरी किया था सारा चोरी हो गया लंदन में। चूंकि मेरा पासपोर्ट और ये चोरी हो गया था, मैं कहीं जा नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं 22-25 दिन के लिए गया था यूके के शेड्यूल के लिए। तो सारे 20-25 डेज हम शूट नहीं किए थे, 13-14 दिन के लिए शूट किए थे। जिस दिन मुझे फ्री टाइम मिलता था मैं वहां पे बैठ के ऑब्जर्व करता था। फराह खान कोरियोग्राफ करती थी, मिकी कॉन्ट्रैक्टर मेकअप करता था, करण जौहर था उस सेट पे, मेरी मुलाकात करण जौहर से उस सेट पे हुई थी। तो मैं ऑब्जर्व करता था, और अमिताभ बच्चन सर बाकायदा, हाँ आदि, अच्छा ऐसा करना है, अच्छा ठीक है। आदित्य चोपड़ा इतने डिमांडिंग डायरेक्टर है, अभी भी बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है, और वो आंखों से आंखें मिलाकर बात करते थे, और कर्टियस तरीके से, पर वो जो बोलता था वो पत्थर के लकीर वाला मामला था। और बाकायदा अमिताभ बच्चन सर, शाहरुख खान, ऐश्वर्या, सब उन्हें एक टक होकर देखकर उनकी बातें मानते थे, सुनते थे, और हूबहू वैसे ही करते थे जैसे आदित्य चोपड़ा को चाहिए था। क्योंकि मैंने कट्टू आने के बाद, चूंकि मेरा वहाँ पे करण जौहर से दोस्ती हो गई थी,
हम इंडिया वापस आए और करण के ऑफिस से मुझे कॉल आया कि करण वांट्स टू आपको ऑफिस में बुलाना चाहते हैं क्योंकि उनको कभी खुशी कभी गम की कास्टिंग करनी है। ओके। तो आप प्लीज़ आइए, वी वांट टू ब्रीफ यू। हम्म। ओके, तो मैं कभी खुशी कभी गम के कुछ कैरेक्टर्स के लिए मैंने कास्ट किया है। मैं सेट पे जाता था तो करण और आदित्य चोपड़ा में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है एज अ डायरेक्टर। ओके। वो तो नहीं, कॉलिंग द शॉट्स, कॉलिंग द शॉट्स वाला मामला। हम्म। तो चूंकि आदित्य एक बहुत ही एक आदित्य के बारे में एक अच्छी बात है कि ही वॉज प्रिपेयर्ड। वो इतना तैयार होके आया था, इतना बढ़िया होमवर्क करके आया था कि एग्जैक्टली न्यू। तो ऑब्वियसली एनी लेजेंडरी एक्टर लाइक अमिताभ बच्चन सर वुड सरेंडर। तो उन्होंने बाकायदा सरेंडर। ऑफ कोर्स उनका कमबैक फिल्म भी था, तो आपको पता ही है बैक स्टोरी क्या है। तो उनको चाहिए था वो रोल। पर सेट पर किस तरह के जो जिस तरह का दौर था उससे पहले का बच्चन साहब का, वो सेट पर वो दिखती थी कुछ ऐसी, उनकी हाव भाव बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसी चीजें थी। आई थिंक तभी तो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो इतना फैला हुआ नहीं था न्यूज़। बाद में धीरे धीरे जब भी हमें उनका बैक स्टोरी पता चलने लगा दैट ABCL कॉप वाज इन डेथ्स, उनके काफ़ी सारे ये थे और उनके शेयर्स वेयर सब बिक गए थे और कंपनी डिसॉल्व हो चुका था तब तक। उनके पास कोई काम नहीं था। तभी हमें इस बात की इल्म नहीं थी, तभी हमें उसके बात के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, नॉलेज नहीं था। बाद में धीरे धीरे जब सोशल मीडिया बनने लगा तो आप सर्च करते तो पता चला कि उनका कमबैक फिल्म था। और उन्होंने बाकायदा यश जी के पास जाके उन्होंने रोल की डिमांड की कि भाई मुझे कास्ट करो, मुझे काम की जरूरत है, जरूरत है। और ऐसा सुनने में भी आता है, पता नहीं अभी अफवाह है, रूमर है, क्या है, कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने वो रोल किया था। अभी कितना सच है, कितना सच है मुझे आइडिया नहीं है, पर रूमर्स तो आते हैं इंडस्ट्री में, हमारे इंडस्ट्री में। बट यस, आपने एक सही ऑब्जर्वेशन ये किया है कि अभी सारे मेमोरीज फ्लैश हो रहे हैं, अपने में रहते थे वो। ओके। होता ना, चलो कैरेक्टर एक चीज अलग होता है, पर जब कैरेक्टर के बाद, जब इस सीन के बाद कट होता है, कट होने के बाद भी वो अपने में रहना, मतलब अगर मैं फ्लैश बैक मोड पे जाऊँ, जूझ रहे थे ऑब्वियसली, शेयर नहीं किए, बट नाउ मैं रिवाइंड कर रहा हूँ। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सही है दैट वो जूझ रहे थे कुछ चीज़ों से, और कट और एक्शन के बीच में अपने में थे। ओके। अभी वो कैरेक्टर का डिमांड था या फिर वो किसी चीज से पर्सनल परेशान थे, पर्सनल चीज से परेशान थे, उसका कोई नॉलेज नहीं है। बट यस। ओके। पलश, जैसे आप बता रहे थे आदित्य चोपड़ा और करण जौहर के डायरेक्शन में फ़र्क बता रहे थे। करेक्ट। आदित्य का आपने बताया, करण के लिए क्या कहेंगे? क्या ऑब्जर्व किया आपने वहाँ पर कभी खुशी कभी गम के सेट पे? वहाँ भी बच्चन साहब थे। मैं इनफैक्ट कल होना होगी कास्टिंग भी की है कुछ कैरेक्टर्स की, वो जो निखिल ने डायरेक्ट किया। ऑफ कोर्स करण भी आते थे सेट पे। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि करण एक एक्टर को खुली छूट दे देता है। ओके। ठीक है। आदित्य चोपड़ा बहुत डिमांडिंग डायरेक्टर है और उनको जैसा चाहिए वैसा ही चाहिए। ओके। सिमिलरली प्रदीप सरकार सर के साथ भी मैंने काम किया, जो परिणीता के डायरेक्टर है। अगर आपके पास एक कॉफी का मग रखा हुआ है, आपको ऐसा ही रखना है, भले उसके 40 रीटेक्स लेना पड़े। वो ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्टर थे। करण के बारे में जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, करण इज अ वेरी फ्री फ्लोइंग डायरेक्टर। वो एक्टर्स को खुली छूट देता है और वो ऑफ कोर्स उनका इनपुट होता है कि भाई ये सीन ऐसा है, इसका बिफोर ये है, इसका आफ्टर ये है, और कैरेक्टर में रहना ज़रूरी है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट अगर छोटी मुंह बड़ी बात अगर कहूँ तो शाहरुख खान के फिल्मोग्राफी में 2 फिल्म्स ऐसी है इन माय ऑब्जर्वेशन, स्वदेश और चक दे। उसमें शाहरुख खान का जो शाहरुखपना है, आप समझते हो ना, एक किरण ने, वो बिल्कुल नजर नहीं आया। और मोहब्बतें में भी काफी हद तक
उसमें शाहरुख खान ने कैरेक्टर प्ले किया। ये बहुत डिफरेंस है एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, जहाँ पे आप कैरेक्टर प्ले करते हो और आप इतने सरेंडर करते हो डायरेक्टर के विजन को कि आप में वो आयोटा ऑफ डिफरेंस भी नहीं दिखता है कि आप शाहरुख खान डाल रहे हो उसमें। प्लस जब आप ऐसे बड़े सेट पे होते हैं ना तो ढेरों मेमोरीज होती है, कहीं ना कहीं स्टार्स जब आपके अराउंड होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो तो हमारे लिए हाँ लाइफ लॉन्ग रहती है, यादगार बन जाती है। इज़ देयर एनीथिंग इन पूरी जर्नी में कुछ ऐसी चीज़ जो आप शेयर कर सके? हंस रहा हूँ क्योंकि पता नहीं उस मेमोरी के बारे में बताओ या नहीं बताओ, बट चूंकि आप पूछ रहे हैं, आप पोक कर रहे हैं तो एक फिल्म के सेट पर, बड़ी फिल्म के सेट पर, जिसकी मैंने कुछ कैरेक्टर्स की कास्टिंग की थी, मैं गया था सेट पर। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक्टर भी हूँ और मैं बहुत ही ऑब्जर्वेंट इंसान हूँ पर्सनल लाइफ में, काफ़ी कुछ सीखने भी मिलता है मुझे। तो ऐसे एक फिल्म सेट पे गया था मैं, 2002 या 2003 की बात है। और जो डायरेक्टर थे उसके बजाय एडी वाज कॉलिंग द शॉट्स। ओके डायरेक्टर सिर्फ मॉनिटर पे बैठ रहा था और सिर्फ देख रहा था कि ये सेटअप सुंदर लग रहा है, हीरोइंस की कॉस्ट्यूम सुंदर लग रही है, हीरो सही दिख रहा है, हैंडसम दिख रहा है मेरा हीरो, पिक्चर परफेक्ट फ्रेम है। ओके और वो सिर्फ शॉट्स कॉल करा था, पर जो एडी था, जो चीफ एसोसिएट था, ज़्यादातर वक्त वो ही सुपरस्टार्स को एक्सप्लेन कर रहा था जाके। और एक बड़े दिग्गज कलाकार ने उस डायरेक्टर को कहा, अरे यार तू यहाँ पे आके ठुमका लगाना दिखा दे ना, तू ही दिखा दे, यू नो तू इतना अच्छा ठुमका मारता है तो तू ही दिखा दे ठुमका लगाना। तो कुछ ऐसा एक फनी इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे सारे सेट पे सब जूनियर आर्टिस्ट ये वो सब, क्योंकि वो एक सॉन्ग पिक्चराइजेशन था। ओके तो वो जो डायरेक्टर था वो दिखा रहा था स्टेप्स वगैरह, जबकि कोरियोग्राफर भी थी। ओके तो माहौल को लाइट बनाने के लिए, और मतलब आप समझ ही सकते हो सेट पर कई बार ऐसी चीजें हो जाती है। हाँ पर चीफ एसोसिएट डायरेक्टर सारे शॉट्स कॉल कर रहे थे, इंपॉर्टेंट सारे शॉट्स। ओके नॉट द डायरेक्टर। डायरेक्टर भले एक्सप्लेन कर रहा था, ये वो कर रहा था, पर जो क्या रीजन समझ पा रहे थे? मेरा ऐसा मानना है कि शायद वो डायरेक्टर टेक्निकली साउंड नहीं थे जितना वो चीफ एसोसिएट था। और ऐसा काफी बार हुआ है मेरे जिंदगी का करियर में एज एन एक्टर कि द असिस्टेंट डायरेक्टर, द चीफ एसोसिएट डायरेक्टर इज कॉलिंग द शॉट्स और डायरेक्टर सिर्फ मॉनिटर के सामने बैठ के सिर्फ देख रहा है कि उसका फ्रेमिंग सही है, उसका सेटअप सही है, उसका ये सही है, उसका वो सही है। आप समझ रहे हो क्या बोलने को? तो ऐसे डायरेक्टर्स को हम गोस्ट डायरेक्टर्स बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी है हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, ओके, जो गोस्ट डायरेक्टर्स ने बनाया, पर द बैक ऑफ द स्टोरी इज कि डायरेक्टर असल में कोई और था या एसोसिएट था। समझ गया मैं। हाँ, तो मे बी बहुत सारे रीजन इसके। मे बी सम डायरेक्टर कांट कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक्टर्स के साथ जो वो चाहते हैं, तो एसोसिएट आता है। एसोसिएट को पूरा नॉलेज रहता है। ही इज बेसिकली ही इज द मेन कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ द सेट। और जिसकी बात कर रहा हूँ वो तो भाई कंट्रोलिंग, जो एसोसिएट की बात कर रहा हूँ जो 2002 में था उस फिल्म में, अभी तो महान डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, वो तो बहुत ही कंट्रोलिंग था। ओ अरे बाप रे, वो उनको भी बड़े बड़े एक्टर्स सुनते थे उनकी बात। क्योंकि ही वाज इक्विप्ड, वो पूरी ट्रेनिंग, मतलब ही वाज पक्का, ही न्यू हिज जॉब। डेफिनेटली तभी वो सारी और तभी लोग मानते थे, बड़े बड़े स्टार्स उनकी बातें मानते थे। पर उस एक्टर को समझ आया कि डायरेक्टर अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं कर रहा है, और शायद इसीलिए वो एक एक्चुअली वो भी एक बात हो सकता है, क्योंकि वो बड़े महान कलाकार है, आज के दशक का लेजेंडरी एक्टर है, और खिल्ली भी उड़ा रहे थे, माहौल को थोड़ा लाइट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सॉन्ग ही कुछ वैसा था, नोक जोक वाला सॉन्ग था। इतने लोग थे, कम से कम 400 लोग थे उस इस पे, और उन्होंने बाकायदा माइक में बोला तो सब हंस पड़े, यू नो, और कि भाई तू ही आके ठुमका लगा के दिखा हमको, यू नो। फिर और एक किस्सा एक बड़े सुपरस्टार के साथ, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड ही थे जिन्होंने देखा था उस सुपरस्टार को एक
क्रॉस ड्रेसर के साथ, अच्छा, यू नो, हाँ, सम नशे के हालत में, ओके, चूर, हाँ, ही बेसिकली सॉ देम ओके, बिकॉज माई दैट चैप, और वो जो बंदा है वो अभी इंडस्ट्री में है नहीं, ओके, ही इज, आई एम नॉट इन टच विद हिम। ये मैं 24-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने उस सुपरस्टार को बाकायदा उस क्रॉस ड्रेसर के साथ, तभी वो क्रॉस ड्रेसर ने सेक्स असाइनमेंट सर्जरी नहीं किया था, ओके, बट वो लड़की के माफे की ड्रेस करती थी वो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज आई नो हर वेरी वेल ओके, एंड आई मीट हर इन इवेंट्स एंड स्टफ। तो उसके साथ उसको देखा लिटरली इन ऑन द सेम बेड। ओ, तो ये 100% अभी वो नशे के धुत में था, या जैसे बहुत सारी अफवाहें ऐसे भी है कि जो हीरोज है आर मोस्टली दे लाइक टू एक्सपेरिमेंट। ओके, चलो मैंने सारे ब्यूटीफुल लुकिंग हीरोइंस को डेट कर लिया है, मैंने जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मैं यू नो जो लोकल Right. लड़कियां हैं उनके साथ भी मैं यू नो अफेयर रख चुका हूँ, मोमेंट्री अफेयर जो 10-15 दिन के लिए, अफेयर तो नहीं बोलूँगा मैं, हाँ, सेक्सुअल फेवर्स जो भी बोलते हैं। और तो व्हाट नेक्स्ट, तो एक चुल रहता है ना, चुल, तो चुल में आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हो कि हमें ट्राई करना है कि इससे आगे क्या। तो ऐसे बहुत किस्से हैं हमारी इंडस्ट्री में, जो बोलते हैं ना बंद कमरे के अंदर हो चुका है, अभी भी होता आ रहा है, राइट, और ये अरसों से चली आ रही है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, यस, यस, अरसों से चली आ रही है। तभी अवेयरनेस नहीं था, तभी लोग बातें नहीं करते थे, चुनिंदा लोग बातें करते थे। पर अभी ऐसा जमाना आ गया कि सब, मतलब आप पटना में चले जाओ, यूपी बिहार में चले जाओ, सब यहाँ वहां से गूगल करके कुछ ना कुछ करके उसके रील्स बना रहे, उसके ये बना रहे, उसके वो बना रहे। बट ये मैं बाकायदा देख चुका हूँ, मैं जानता हूँ मेरे क्लोज सोर्सेस से। यस, एक मजेदार किस्सा सुनाऊंगा आपको मैं, प्लीज पलाश। चूंकि मैं कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, LGBTQI कम्युनिटी को, पर मैं अपना जो लाइफ है, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैं हमेशा, और तभी बीइंग गे वाज इलीगल, तो तभी मैं कदम फूक के चलता था, और मेरी ऐसी अपब्रिंगिंग रही है कि काम पे फोकस रखो। और मैं पार्टी का शौकीन नहीं था, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, मैं स्मोक नहीं करता हूँ टिल डेट। ओके, 31 ईयर्स हो गए मुझे इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं 1998 से कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ, तभी तो हम कोऑर्डिनेटर्स थे, टैलेंट कोऑर्डिनेटर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स का कोई सिलसिला नहीं था, ज़माना नहीं था। तो मुझे ऐसे बहुत सारे गेज से, डिज़ाइनर्स, फिल्म मेकर्स, जो गेस है हमारे मेकअप आर्टिस्ट से, मुझे बहुत सारे पार्टीज के कॉल आते थे। ओके, ओके, हाउस पार्टीज के। और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे पार्टी, मैं ड्रिंक नहीं करता, स्मोक करता हूँ, मुझे पार्टीज का इतना शौक नहीं है, तो मैं अवॉइड करता था। बाद में मुझे ऐसा पता चलने लगा कि 2-3 और कोऑर्डिनेटर्स थे जो सप्लाई करते थे। ओके, तो इनका एक 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 कॉम बन गया था, एक कम्युनिटी बन गया था कि अच्छा एक नया लड़का आया है, सब मतलब सबको पास ऑन करते थे, ही इज हॉट, ये अच्छा है, ये इसको, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इसका मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता था, तो मैंने उस रास्ते को चुना नहीं। मैं हमेशा चाहता था, और अभी भी चाहता हूँ कि मेरा काम मेरे लिए बोलेगा, जो बाय गॉड्स ग्रेस अभी भी मेरा, अब कोई भी एक्टर आता है बॉम्बे में तो सबको पता है कि पलाश इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन, पलाश इज अ वेरी यू नो ही नोज हिज जॉब वेरी वेल इन कास्टिंग एंड ऑल दैट। तो ये मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं उस दिशा में जाऊं। बहुत टेम्पटिंग ऑफर्स आए, अच्छा, बहुत ज्यादा, किस तरह से? पैसे, ओके, ड्रग्स,
सेक्सुअल फेवर्स, बट मैंने कभी उस डायरेक्शन को नहीं चुना कि मैं पिंप नहीं हूँ. आई एम नॉट अ सप्लायर. ओके, आई हैव माई ओन रिस्पेक्ट. आई एम नॉट अ सप्लायर. कि एक नया लड़का आया और मैं इंट्रोड्यूस करूँ और फिर वो पास ऑन हो यहाँ वहाँ, मैं सप्लायर नहीं हूँ. तो और मैंने है ना इंडस्ट्री और एक्टर्स के बीच में एक दीवार बना के रखा था, तभी भी और अभी भी. तो मेरा नाम इंडस्ट्री में कि पलाश को बहुत एटीट्यूड है, क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट रहता था. मैं फोन कॉल्स नहीं उठाता ज्यादा. ओके, तभी तो व्हाट्सएप का जमाना नहीं था. क्योंकि मैं चाहता था कि एक एक्टर अनड्यू एडवांटेज न ले बिकॉज ऑफ माई नेम. बहुत लोगों ने कोशिश की मेरी अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए, पर मैं उन सब चीजों से दूर रहा. मेरा फोकस था एक्टिंग. ये कास्टिंग ये सब बाई चांस हुआ, एक्सीडेंटली. ओके, और मेरा नाम जो है एज एन एक्टर से ज्यादा एज अ कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ज्यादा बूम कर गया, हो गया. मतलब बूम कर गया, लिटरली बूम कर दिया. मतलब मैं महीनों में हर एक महीने में मैं 40-50 प्रोजेक्ट्स की कास्टिंग करता था अकेला, विदाउट एन असिस्टेंट. ठीक है, तो मैं तो बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफर्स आए, जैसे कि मैंने कहा जी, सेक्स ये वो, बट मैं दूर रहा. और अब जाके अगर मैं सच बताऊं हर्ष आपको, कि अगर मैं मेरा विल पावर स्ट्रांग था, अगर मैं शायद उस पार्टी का हिस्सा बनता, शायद वो गे ग्रुप का हिस्सा बनता, और बड़े बड़े लोग थे, बिग टाइम डायरेक्टर्स, डिजाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, तो शायद आज के तारीख में आई वुड हैव बीन अ वेरी पॉपुलर नेम. आप वहां पहुंच सकते. ओके, बहुत पॉपुलर बन सकता था मैं, क्योंकि मेरा एज एन एक्टर मेरा जर्नी, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश. फेवर्स ना, इंडस्ट्री में फेवरिज्म बहुत चलता है ना, और उस जमाने में खास चलता था, अरे पलाश के लिए रोल है तो पलाश को कास्ट कर लो टाइप्स, यू नो. तो जो सेलिब्रिटी डायरेक्टर्स, डिजाइनर्स थे, दे वुड हैव इजीली गिवन माय नेम. बाय द वे, करण जौहर ने जब भी मैंने कभी खुशी कभी गम की कास्टिंग की थी, तो उन्होंने मेरा नाम दिया था राम गोपाल वर्मा जी को, धर्मेश दर्शन को. मुझे दोनों का कॉल आया कि पलाश, वी गॉट योर नंबर फ्रॉम करण, बिकॉज ऐसे हम कास्टिंग करते थे कि शाहरुख खान का की माँ है तो 5 ऐसे. और उस जमाने में शाहरुख खान के मदर के रोल के लिए कौन ही थे? फरीदा जलाल जी, स्मिता जयकर जी, किरण खेर जी, स्मिता जयकर जी, सॉरी अपनी रीमा लागू जी, और जो 4-5 गिने चुने, मतलब मराठी मदर तो इनको बना दो, गुजराती मदर तो इस बेसिस पे होती थी, उसी बेसिस पे होता था, क्योंकि वही लोग घूमते थे, वही मतलब कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, रेफरेंसेस के थ्रू काम हो जाता था. तो अगर तो कभी उस बात का पछतावा भी होता है, यू नो, मलाल भी रहता है, व्हेन आई थिंक बैक कि आई विश, भले ही मैं वो गंदगी नहीं करता, मैं ड्रग्स नहीं लेता, मैं ड्रिंक नहीं करता, या फिर कम से कम मैं अगर पार्टी में भी जाता और उनको क्लियर बोल देता कि भाई आई एम नॉट आई एम जस्ट हियर टू एंजॉय माई सेल्फ. ओके, एटलीस्ट अगर, क्योंकि मुझे डर था, क्योंकि डर इसलिए था क्योंकि मुझे पता है कि अंदर क्या हो रहा है, मतलब स्टोरी सुना है. हाँ, वही मैं जानना चाहता था, क्योंकि अगर आप पार्टी में गए नहीं तो आपको क्या सुनी हुई सारी बातें थी? सुनी हुई बातें, अच्छा, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जो बोलते हैं. ओके, जो जा चुके हैं पार्टीज में, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे जो मॉडल्स थे, रैम मॉडल्स. ओके, जो टॉप रैम मॉडल्स थे, क्योंकि वो लोग मेरे थ्रू ऑडिशंस देते थे. तो फिर मेरा एक डिजाइनर फ्रेंड था जो गुजर गया, बहुत ही खास फ्रेंड था, और वो गुजर गया. तो उससे मैंने कितने किस्से सुने. फिर मेरे स्टूडियो का पार्टनर था, वो प्रोड्यूसर रह चुके हैं और वो भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनसे मैंने इतने किस्से सुने हैं. वो तो देवानंद के जमाने के, यूज्ड टू वर्क विद देवानंद. पलाश, क्या सुना है आपने, प्लीज बताइए ना, क्योंकि ऑडियंस जब आप ये सारी बातें करेंगे तो ऑडियंस जरूर समझना चाहेगी कि क्या चीजें थी. वो चीजें ये थी कि सारे जो लोग हैं, मतलब चाहे आप एक्टर्स कह लो या एवरीबडी वेंट थ्रू अ फेज जहाँ पे उनको कहीं ना कहीं
कॉम्प्रोमाइज, अगर मैं सही वर्ड यूज करूँ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, आइदर सेक्सुअली या फिर कुछ फेवर्स देने पड़े पैसे देकर. ओके. Compromise can be subjective, right? Can be various kinds, right? Okay. और ऐसा भी वक्त आया है जो बड़ी बड़ी हीरोइंस के लाइफ में जब भी उन्हें चाहते ना चाहते उन्हें पुश किया गया है, क्योंकि उस जमाने में हीरोइंस की जो माएँ होती थी वही तो मैनेजर्स थी ना. तभी मैनेजर कल्चर धीरे धीरे शुरू हुआ था, राइट ना. पर उसके पहले उनके जो बुकिंग्स, डेट्स, मनी सब वही करती थी. और अगर एक लड़की मध्यम वर्गीय घर से आ रही है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ रही है, और ज्यादातर हीरोइंस उस जमाने की बात कर रहा हूँ, 1950-60s की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पार्टनर थे वो देवानंद सर के साथ कंपनी में और वो प्रोड्यूसर भी बने. 3 फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की है. वो कम से कम 20 साल थे सर के साथ, देवानंद सर के साथ. और तो हीरोइंस लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की होती थी और एक कमाने का जरिया होती थी, राइट. क्योंकि उस जमाने में छोटी छोटी लड़कियां जो थी 16-17 साल की, उनको झोंका जाता था फिल्म इंडस्ट्री में, हीरोइन बन जाओ. और माएँ बहुत एम्बिशियस हुआ करती थी. ओके. चाहे शायद ऐसा भी सिचुएशंस रहा होगा कि जहाँ पर उनके बाप ने उनको छोड़ के चला गया होगा या दारू के लत में फंस गए होंगे. तो माएँ एम्बिशियस, माओं को एम्बिशियस बनना पड़ता था, वरना घर कैसे चलेगा, ठीक है ना. तो काफी हद तक मैं उनकी परवरिश को भी एक मतलब होता ना, एक दाग है उनके परवरिश में भी. यू नो, भले ही माँ रहती थी पर माँ को सब पता था कि क्या हो रहा है जी, राइट. अंडरस्टैंड. हाँ, एक माँ तो माँ ही है ना. पर दोष दे तो किसको दे? हालात को दोष दे या उनकी यू नो उनके मदर्स को दोष दे. तो ऐसे भी किस्से सुने हैं मैंने, हुआ है. ओके. और फिर एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस, सडनली मुझे किस्सा याद आ रहा है तो मैं प्लीज बता रहा हूँ, क्योंकि यू नो फ्लैशेस में आ रहा है. मैंने एक सीरियल किया था, तो वो लड़की जो अभी बहुत बड़ी साउथ की स्टार है, अच्छा, वो छोटी बच्ची, शी वॉज अ चाइल्ड आर्टिस्ट. ओके. शी वॉज हार्डली 9-10 years. ओके, बेरली 8-9-10 साल की थी. और मैं तभी था 26-27 साल का. तो बड़े बड़े एक्टर्स थे और वो वहां पर एक शी वॉज अ मेन कैरेक्टर, छोटी बच्ची का रोल प्ले करी थी, और वो चाइल्ड आर्टिस्ट थी. उसकी माँ आती थी सेट पे, ऑब्वियसली. उसकी माँ इतनी एम्बिशियस थी. सडनली हर्ष, यू वॉन्ट बिलीव, 3 सालों के अंदर वो छोटी बच्ची एक फली फूली, आप समझ रहे हो ना, लड़की बन गई. हाँ, जो 10 साल की 11 साल की थी, सडनली 17-18 साल दिखने लगी. तो फिर पता चला कि उसकी माँ ने उसको बड़ा बनाने के चक्कर में उसको हार्मोनल इंजेक्शंस दिया. ओके. और उस लड़की को साउथ फिल्म में ब्रेक मिल गया. आज के ज़माने में वो टॉप की एक्ट्रेस है साउथ में जी. बॉलीवुड फिल्म में उसका बहुत ही बड़ा डिजास्ट्रस फिल्म में लॉन्च हुआ था, जो बड़ी फ्लॉप थी. यस. आपने सेट पर क्या देखा था, वो चीज़ आप बता रहे सेट पे ये देखा था कि उसकी माँ कितनी पुशी थी. अच्छा. ओके. उसकी माँ सब मॉनिटर करती थी, स्कूल में भेजती नहीं थी. और ऐसे, बिकॉज मैं कास्टिंग में भी था, तो मेरे पास कुछ पेरेंट्स के फोन आते थे कि पलाश आप है ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्कूल. मैं बोला, अरे आप लोग कैसे बोल रहे हो कि प्रिंसिपल से? बोलते नहीं, मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगा. आप सिर्फ इतने डेस्परेट मदर फादर्स है जो छोटी छोटी बच्चियों और बच्चों के बदौलत अपनी जिंदगी चला रहे हैं. ओके. और लाखों कमा रहे हैं. वो अभी भी चल रहा है. हमारे इंडिया में चाइल्ड लेबर लॉ इज अ वेरी बिग लॉ, ठीक है ना. पर चाइल्ड लेबर लॉ होने के बावजूद क्यों छोटे बच्चों को काम कर, बिकॉज मैं देख चुका हूं
पढ़ाई लिखाई सब वहीं पर हो रहा है। आजकल बच्चियां करस्पॉन्डेंस कर रही है, ओके। और ये जो छोटी बच्ची की मैं बात कर रहा हूँ जो भी स्टार है, वो तो स्कूल में नहीं जाती थी। उसके माँ ने उसको बिकॉज कमाने लगी ना, लत लत लत। लत एक इतनी बुरी चीज है। पलाश, मुझे ये बताइए ना, आपने बहुत सारे कैरेक्टर रोल किए, बहुत सारे आपने चीज़ें बताई, पर्सनली आपने कभी कुछ ऐसा फेस किया कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई जो इंडस्ट्री में आपने पहले कभी ना देखी हो, या कुछ ऐसी बात जो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट को हमेशा परेशान करती है, और क्या लड़ाई थी आपकी, अगर आप बता पाए, अगर कुछ ऐसा कुछ है तो। सी एक प्रॉब्लम हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये है कि कैरेक्टर आर्टिस्ट को जब तक आप एक लेवल पहुंचते नहीं हो उतना आपको तवज्जो नहीं मिलता है, ओके। और चलो लोग मुझे जानते हैं बिकॉज मैं एक्टिंग भी करता हूँ, ये तो मुझे अलग वैनिटी वैन मिलता है, अलग मेकअप रूम मिलता है, ये वो अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है विदाउट कंप्लेनिंग। बट जैसे साउथ इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म है, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको हॉलीवुड का लेवल तक पहुंचना है। बट अगर प्रोफेशनलिज्म की जो बात करूं मैं, वो बिल्कुल नहीं है हमारे प्रोफेशन में। पेमेंट्स लोग देते नहीं हैं कमिटमेंट करने के बाद। एक एक्टर को क्या चाहिए? बेसिक अग्रीमेंट। और मैं सिंटा आर्टिस्ट हूँ पिछले 23 सालों से। सिंटा आर्टिस्ट का ये रूल है कि आप सेट पे जाने के पहले आप अपना एग्रीमेंट साइन कर लो। पर ऐसे बहुत बार मेरे साथ हो चुका है कि मैं पूछता हूँ ईपी से, क्रिएटिव से, तो बोलता अरे पलाश जी टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, आपको मेल कर देंगे, हो जाएगा करके प्रोजेक्ट शूट हो जाती है, 2-3 साल हो जाते हैं और आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है। ठीक है ना? तो आप किस बेसिस पे लड़ोगे? तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैं हाल फिलहाल 3 साल पहले एक बहुत बड़े सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश जियो हॉटस्टार के लिए मैंने शूट किया था। हमारा शूटिंग था उदयपुर में, सांबर करके एक जगह है, सांबर और मंडावा। तो उसमें बड़े बड़े एक्टर्स हैं, रणदीप हुडा, उर्वशी रौतेला और बहुत बहुत दिग्गज एक्टर्स हैं। तो मैं कास्ट हुआ था ओवरनाइट। एक्चुअली ये पोस्टपोन होते जा रहा था शूट, तो फाइनली शूट शुरू हुआ क्योंकि ये कोविड के बाद था, तो कोविड की वजह से काफी शूट पोस्टपोन हुआ और फंड्स की वजह से भी। तो मुझे किन्नर का रोल का ऑफर आया था। अच्छा। मैं एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया था अभिमन्यु सर के अभिमन्यु जी सर के साथ। ऑफ कोर्स अभिमन्यु मेन किन्नर देवी का रोल प्ले कर रही थी जी, और कर रहे थे। और हाँ, और मैं उनके राइट हैंड का रोल प्ले कर रहा था। उसका नाम, कैरेक्टर का नाम था अंगूरी। तो मैं ऑडिशन बाकायदा देके, लुक टेस्ट वगैरह देके, मैंने प्रीवियस ऑडिशन था तो मैं सिलेक्ट हो गया, मैं निकल गया और मैं पहुंच गया सेट पे। और डायरेक्टर से मिला, कैरेक्टर ब्रीफिंग हुआ, ये वो। तो जब मैं 2-2.5 घंटे के बाद आया मेकअप वेकअप करके, तो सबका लुक, मतलब मैं गया मेरे स्टाइल में जो मैं जाता हूँ, ग्लेज वेस पहन के, ये वो। तो मैं वापस कहता हूँ कि मैं हमेशा बहुत ही ऑब्जर्वेंट इंसान हूँ और मेरे में एक सिक्स सेंस बहुत ही कूट कूट के भरा हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ कि सारे लाली टपका रहे हैं मुझे देखकर। अच्छा। ओके। और उस यूनिट में सिर्फ 3 लड़कियां थी, सारे यूनिट मर्द से भरा हुआ था। और ये लोग इसके पहले 1 महीने पहले से शूटिंग कर रहे थे लगातार, या 20-25 दिन से। और मैं मिडिल में ज्वाइन किया था उनकी, क्योंकि स्केड्यूल होता है ना जी। मैंने मिडिल में ज्वाइन किया था। तो सारे एक्टर्स वैक्टर्स सब लाली टपका रहे थे क्योंकि मैं वाकई में सुंदर दिख रहा था। अच्छा। और तो डायरेक्टर ने मुझे एक्सप्लेन किया और मेरा पहला ही शॉट था अभिमन्यु के साथ। और बहुत अच्छा रहा शॉट, ये वो। फिर रणदीप सेकेंड यूनिट की शूटिंग करके आया, फिर मॉनिटर के सामने बैठा। और रणदीप को मैं जानता हूँ काफ़ी टाइम से, और वो भी जानता है क्योंकि कास्टिंग में हूँ, तो तो रणदीप ने मुझे पहचाना नहीं, ऑब्वियसली वो गेटअप में था ना। तो मैं देख रहा था कि लोग मॉनिटर में देख के बात कर कि ये कौन है भाई, ऐसा 4-5 एक्टर्स मिलके बात करके ये कौन है, ऐसा वाला। तो मैं देख रहा था उधर से, तो खैर मूविंग फॉरवर्ड, तो ठंडी का मौसम था, मार्च का महीना था।
तो हम एक पैलेस में शूटिंग कर रहे थे, तो मुझे ईपी ने आके बोला कि पलाश जी यहाँ पर जगह की कमी है, तो 4-5 वैनिटी वैन्स नहीं आ पाएगा अंदर, तो आपके लिए हमने एक रूम रखा है, इंडिविजुअल रूम रखा है। तो पैलेस में तो रूम्स जो होते हैं सब महाराज महारानियों का रूम्स टाइप ही होता है ना, जो होटल में कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट रूम था रणदीप हुडा का, सेकंड रूम था अमित सयाल एक्टर का, थर्ड रूम था मेरा, ठीक है, 3 रूम्स थे। बाकी एक्टर्स को वैनिटी वैन दिया गया था, ठीक है। रूम्स एकदम बड़े ही रूम्स थे, स्पेशियस रूम्स थे। तो बोला पलाश जी आपके लिए रूम है, आपको रेस्ट करना है तो आप उधर चले जाइए जब भी आपका शॉट नहीं हो। तो मतलब सेट का बेस उधर था और मुझे क्रॉस करके जाना पड़ता था उधर तक, मतलब कम से कम 5-7 मिनट का डिस्टेंस था, वॉकिंग डिस्टेंस था। तो 2 बार ऐसा हुआ, 3 बार ऐसा हुआ कि मैं अकेला जाता था और मेरे पीछे पीछे 10 आदमी आ रहे जूनियर आर्टिस्ट में, ओके 10 आदमी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं कि भाई इसको हम, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश, इसको आप गेटअप में थे? मैं गेटअप में था, अच्छा। किन्नर के गेटअप में था, ओके, क्योंकि और ये मैं ऑब्जर्व कर रहा था फ्रॉम डे 1 के लोग मेरे तरफ ही देख रहे हैं मेरा अटेंशन ग्रैब करने के लिए, ओके। बाकी किन्नर लोग के साथ बाकी किन्नर तो किन्नर ही है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की, वो लोग तो अपना फ्लर्टिंग वर्टिंग कर रहे थे, शुरू सब कर रहे थे जो भी था उन लोगों के साथ, पर मैं एक रिस्पेक्टेबल, मेरा ओरिएंटेशन अलग है, वो अलग है, ओके। मैं यहाँ पे एज एन एक्टर आया हूँ, मैं किन्नर के गेटअप में हूँ, बट भाई यू पीपल आर नॉट माई, तो ऑब्वियसली, ओके, आप समझ रहे हो ना जी। तो मेरे साथ ऐसे 2-3 दिन लगातार हुआ। मैं वॉशरूम यूज करने जाता था या फिर ब्रेक में जाता था तो ये लोग मेरे पीछे पीछे, तो मैं डर गया, ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता था, मैं डर गया, लिटरली डर गया, और अंधेरे का वक्त था, कुछ भी हो सकता था, दे कुड हैव मॉलेस्टेड मी, कुछ भी कर सकते थे। तो 4th डे को मैंने एडी को बोला, लिसन I'm scared. These guys are coming behind me, and मुझे bouncers चाहिए. I need protection. I need some people to come with me whenever I go to the, कभी भी मैं वॉशरूम जाता हूँ या मुझे रेस्ट करना है रूम में, तो बोला ठीक है, तो मुझे बाउंसर दिया गया था, ओके। तो कट टू लास्ट डे की शूटिंग, मतलब उस शेड्यूल के लास्ट डे था, तो हमारा पैकअप हो चुका था, और जैसा मैंने कहा था बेस थोड़ा दूर था और शूटिंग का लोकेशन 5-7 मिनट का डिस्टेंस था, तो हमें गाड़ी दिया गया था अप एंड डाउन ट्रैवल करने के लिए। तो उस गाड़ी में ड्राइवर, एक को आर्टिस्ट और मेरे पीछे मैं और 2 नामचीन को आर्टिस्ट, अच्छा, ओके, नामचीन शो के हाँ, जिनको मैं 15-20 सालों से जानता हूँ, ओके। एक को तो मैं पर्सनली जानता हूँ 15-20 सालों से, बड़ा एक्टर है, बड़ा मॉडल रह चुका है, और दूसरे को मैं जानता हूँ थ्रू हिज वर्क, इंट्रोड्यूस हम वहीं पर ही हुए थे, उसने मेरा नाम सुना था, मैंने, बिकॉज मैं कास्टिंग में पॉपुलर था, पर वो एड्स वगैरह नहीं करता था, तो वो टेलीविजन में बिजी हो गया था, तो वो लोग दोनों थे, ठीक है ना। तो एक सीनियर टेक्नीशियन चल के जा रहा था बेस के तरफ, तो उन्होंने बोला अरे सर चल के जा रहे हैं, क्यों उनको बुलाते हैं अंदर गाड़ी में, तो उन्होंने गाड़ी को रोका और ड्राइवर को बोला गाड़ी को रोकने के लिए, और ये कांच नीचे करके बोला अरे सर आप क्यों वॉक करके जा रहे हो, आप आइए ना। तो बोला अरे जगह कहाँ है, 3 लोग ऑलरेडी पीछे बैठे हो, बोला आइए ना, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, अंगूरी एडजस्ट कर लेगी, यू नो, अंगूरी मेरा नाम था ना कैरेक्टर का, हाँ। तो एक को आर्टिस्ट यहाँ पे, एक को आर्टिस्ट यहाँ पे, मैं यहाँ पे, और वो सीनियर टेक्नीशियन यहाँ पे। तो मैं बहुत ही कर्टियस, ये मेरा अपब्रिंगिंग रहा है, भले वो स्पॉट दादा हो कोई भी हो, मैं कर्टियसली बात करता हूँ, जब तक कुछ ऐसा नहीं हो कि मेरा पारा चढ़ जाए, या भले वो छोटे उम्र के कोई लोग, कोई इंसान हो, तो मैं क्या किया, मैं लिटरली मैं ऐसा बैठा, अच्छा, अगर गाड़ी ऐसी है तो मैं ऐसा बैठा, एक बम्स यहाँ पर और एक हाईवे पे, ओके। तो बोला अरे पलाश आप ऐसे क्यों बैठे हो, आप आओ बैठो, पास में बैठो। मैं बोला नहीं सर मैं कंफर्टेबल हूँ, ओके, क्योंकि मेरा वो इंटेंशन ही नहीं था ना। तो बोला, तो मुझे 4 बार बोला मेरे यहाँ पे आके बैठो, मेरे जांघों में आके बैठो। किसने बोला आपको ये? सीनियर टेक्नीशियन, अच्छा, ओके, मेरे बीच में आके बैठो। मैं बोला नो सर आई एम कंप्लीटली कंफर्टेबल,
मैं कंफर्टेबल हूँ। और ये मेरा एक नेचर है कि मैं भले तकलीफ लूँ अपने आप में, क्योंकि मैं मम्मी को भी, मेरी मम्मी एस्थमाटिक थी, तो मम्मी अस्थमा लेके हमारे लिए खाना बनाती थी, बचपन से देखते आ रहा हूँ, तो विल पावर मेरे में भी है, सहन शक्ति जो कहते हैं। तो मैं बोला मैं कितना ही टाइम लगेगा, 4 मिनट का जो है ये है रास्ता है, मैं बस जाके उसमें ऐसा बैठूंगा तो क्या, ऐसा हो बैठूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो 4-5 बार उन्होंने ये कहा कि मेरे टांगों में बैठो, बीच में बैठो, ऐसा इशारा करके। तो ऐसा उन्होंने एक अभद्र, इनडिसेंट, इनअप्रोप्रिएट सेंटेंस यूज किया, जो मैं पता नहीं कैमरा में बता सकता हूं या नहीं बता सकता हूं, क्योंकि बहुत ही अश्लील ये है स्टेटमेंट था वो। उन्होंने मैं कहा मुझे, मैं बता सकता हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए क्या हुआ था। उन्होंने कहा मुझे कि पलाश मेरे यहाँ बीच में बैठो जांगों में 1 महीने से। ओके, ये 2-3 बार रिपीट किया उन्होंने। तो इसका मतलब आप समझते हो, ये लोग 1 महीने से वहां पे शूटिंग कर रहे हैं। और तो सारे को आर्टिस्ट उस बात पे हंसने लगे। हाँ, ओके। उसके पहले एक इंसिडेंट बताना भूल गया। तो क्या हो रहा था, मुझे वो लोग एक सीनियर को आर्टिस्ट के साथ पैर अप कर रहे थे, मजाक मस्ती होता ना, अरे अंगूरी कितना सेक्सी लग रहा है इसके साथ, इनके साथ कितना सेक्सी लग रहे हैं, दोनों का शादी करना, हंसी मजाक में बातें करना, हंसी ठट्टा जो हम करते हैं सेट पे, पेयरिंग करवाते हैं ना, इसकी पेयरिंग करवाते, लड़के लड़कियों का भी करवाते हैं, नॉर्मल करवाते हैं। और मैं तो उसको मैं हंसी मजाक में उड़ा था, बिकॉज इट वॉज अ जोकफुल कॉमेंट, वो कोई भद्दा कमेंट नहीं था। पर इस बात पे 3 मैच्योर्ड सीनियर आर्टिस्ट, जिन्होंने, एक ने भी इसको एड्रेस नहीं किया, अपोज नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, और सारे इन्होंने हंसी मजाक में बात को उड़ा दिया, और हम लोग बेस पे पहुंच गए। ओके, तो मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ उस वक्त। और मैं फिर मेरे होटल रूम में गया, और मैं फिर सोचता रहा। फिर उसके बाद 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद मेरी एक 25 साल या 20 साल छोटी एक्ट्रेस है, मेरे से 25-20 साल छोटी एक्ट्रेस, 26 साल की होगी वो मेरी गुरु है, शास्त्रीय संगीत की गुरु है, मुझे सिखाती थी शास्त्रीय संगीत। तो उसको मैंने कहा, उसको मैं ओपनली शेयर किया, क्योंकि उसको पता था कि मैं जा रहा हूँ शूटिंग के लिए। तो मैंने बोला ऐसा हुआ है मेरे साथ। और लड़कियां बहुत उनमें बहुत विजडम होता है, हम लड़कों से भी लड़कियों में बहुत विजडम होता है। तो जब भी मेरे कोई प्रॉब्लम होता है, मेरे 2-3 गर्लफ्रेंड्स है, एक 64 की है, एक मेरे हम उम्र की है, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि उन लोग बहुत अच्छा सजेशंस देते हैं आपको। हम लड़कों में इतना विजडम नहीं होता है। तो मैंने डिस्कस किया, तो बोला पलाश दिस इज वेरी बैड, ये हाउ डेयर ही, पहले उसने ये स्टेटमेंट यूज किया, हाउ डेयर ही पास दिस स्टेटमेंट टू यू। और मैं 54 का हूँ, वो टेक्नीशियन होंगे मेरे से 8 साल छोटे, पर लगते हैं मेरे से बड़े, बाल सफेद हो गए उनके, ओके, 46-47 के होंगे। तभी मैं 3 साल पहले मैं 52 का था, अभी मैं 55 होने वाला हूँ। वो मेरे से 6-8 साल छोटे थे। चलो यहाँ पे उम्र की कोई बात नहीं हो रही है, बात हो रही है अभद्र स्टेटमेंट यूज करना, इनअप्रोप्रिएट ये यूज करना। और भले वो हंसी मजाक में हो, पर जो आपने स्टेटमेंट कहा वो साइकोलॉजिकली किस पे क्या इम्पैक्ट कर सकता है, किस कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, राइट ना? क्योंकि मैं एक सेंसिटिव ये है, राइट? और मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था कि जैसा कि मैंने कहा, सब लोग लाली टपका रहे थे मुझे देखकर सेट पे बहुत। और ऐसा भी सिचुएशन था कि को एक्टर से कि मौका मिले तो मेरे साथ। अच्छा, हाँ, ओके, ऐसी भी सिचुएशन? हाँ, वो एक कहते ना वाइब्स, एनर्जीज, ओके, वो था एनर्जी कि मैं वाकई में सुंदर दिख रहा था। अगर मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखा दूं जी, वो हम यूज कर लेंगे। हाँ, तो पॉसिबल हुआ तो हाँ, तो मैं वाकई में सुंदर दिख रहा था। और चूंकि मैं पहले भी लड़कियों का रोल्स कर चुका था स्कूल में, ये वो मुझे पता था कि मैं
खूबसूरत दिखता हूं, पर वो जो सेक्सुअल गेज है, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेक्सुअल गेज, जो सेक्सुअल गेज है को एक्टर्स का, वो भी कुछ हद तक ठीक है, बिकॉज एक्टर्स में, को एक्टर्स में आप जब भी काम करते हो, एक नेचुरल टेंडेंसी है, आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो और कंफर्ट में आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बन जाते हो, वो नेचुरल है। पर ये स्टेटमेंट जो था मुझे मेंटली हिट किया, जब तक मेरी वो फ्रेंड जो मेरी गुरु है, या मतलब इसको मैं गुरु ही मानता हूँ बिकॉज वो मुझे सिखा रही है, तो जब तक उसने मुझे उस बात के बारे में एक्नॉलेज नहीं करवाया कि पलाश, इट इज अ वेरी ग्रेव इशू, ये बड़ा, आपको तो इसको ईपी को जाके कंप्लेन करना चाहिए, आपको प्रोड्यूसर के जाकर कंप्लेन करना चाहिए, पर आई लेट इट गो ऑफ। ओके, आपने नहीं किया? मैंने कंप्लेन नहीं किया। ओके, अभी आ रहा हूं पेमेंट के लिए, और पेमेंट का जो मुद्दा है। ओके, क्या हुआ था कि 2022 में हमने शूटिंग की, मुझे कुछ छोटा सा एक रकम मिला था, और हमें उस वक्त पता नहीं था कि ये 2 सीजन में बंटने वाला है शो। ओके, क्योंकि सर ने इतना फुटेज शूट कर लिया था कि जियो हॉटस्टार से डिस्कस हुआ था कि इसको 1 सीजन में नहीं करते, पार्ट्स में करते हैं। और फर्स्ट सीजन हर्ष सडनली रिलीज हुआ 2 दिन पहले, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं। तो मैं बोला भाई पेमेंट से, आई वांट माय मनी। ओके, क्योंकि मैं तो कर चुका हूं। तो मैं धरना दे के 2 बार ऑफिस में जाके बैठ गया, क्योंकि ईपी मेरा फोन नहीं उठा रहा था, और मैं जाके बैठ गया और मैंने बोला कि भाई मुझे मेरा पेमेंट चाहिए। मेरा तो अकाउंटेंट से फोन करवाया, बोला भाई तुम अभी क्यों फोन मेरा उठा रहे हो, मैं कॉल करूं, तुमने फोन बोलते नहीं नहीं मैं मीटिंग में। बोला हेलो प्लीज, ये सब मुझे बकवास मत सुनाना, बहुत सुन चुका हूँ मेरे लाइफ में। पेमेंट, आई वांट द पेमेंट टुडे, आज ही चाहिए मुझे। तो बोला पलाश जी आप जाइए, मैं सर से बात करके करवाता हूँ। वो करवाता हूँ करके 23 हो गया, 22 से 23 हो गया। ठीक है, एग्रीमेंट भी नहीं आया मेरे पास। ओके, उसके बाद फिर हम बिजी हो जाते हैं, राइट, बिकॉज आममरा जिंदगी में बिजी हो जाते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो जाते हैं। फिर सडनली मुझे याद आता है मेरे को पेमेंट फॉलो अप करना है। कट टू 24 आया, 2024 नवंबर में मेरा फादर अमेरिका में रहते थे सॉरी, और वो बहुत सीरियसली क्रिटिकली इल थे, और दीदी ने मुझे फ़ोन किया कि बाबा का कंडीशन बहुत ही ख़राब है, डॉक्टर्स ने बोला बुला लो, कॉल योर यंगर ब्रदर। तो डायरेक्टर मुझे मिल गए थे बाय चांस रास्ते में। तो मैं बोला सर मेरा ये कम्युनिकेशन, मेरे पास सारे चैट मैसेजेस है, कम्युनिकेशन रहा पेमेंट के बारे में। मुझे अभी तो बोलते क्या बात कर रही हो, पेमेंट नहीं मिला। मैं बोला सर आपको तो पता होना चाहिए, आप तो प्रोड्यूसर हो, चेक्स तो आप ही साइन करते हो ना। सर की बात कर, हाँ ओके। तो मैंने बोला सर मेरा फादर बहुत ही क्रिटिकली इल है, मैं 2 हफ्तों के बाद यूएस जा रहा हूँ, मैं 1.5 महीने के बाद आने वाला हूँ, और डिपेंडिंग ऑन माई फादर सिचुएशन। तो सर मैं जाके 2 बार ऑफिस में गया, ईपी ने बोला कि देगा, अभी तक पेमेंट नहीं आया। मेरे सामने ईपी को कॉल किया और बोला, पर ये नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया उनके बोलने के बावजूद। और 3 हफ्तों के बाद मैं यूएस जा रहा था, मैंने टिकट विकेट कट चुका था। सडनली मुझे एक बंदे का कॉल आया कि हेलो पलाश जी, मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ, तो आपका डबिंग, हमने सिंह साहब ने शूट किया था, आपका एक हल्का सा पोर्शन डबिंग का रह गया है। मैं बोला मैं बहुत क्लियर हूँ। मैं बोला हु आर यू? तो बोला आई एम द ईपी। एम लाइक क्यों, वो कहाँ गया? तो बोला वो छोड़ दिया, जो ईपी था वो छोड़ दिया। ओके, अभी मैं ज्वाइन किया हूँ, आई एम गोइंग टू डिस्कस द मनी एंड एवरीथिंग। तो आपका डबिंग है? बोला ओके फाइन, आई विल डू द डबिंग, बट आई वांट द चेक। मुझे डबिंग के दिन ही मेरा पेंडिंग पेमेंट चाहिए क्लियर, ये मैं बहुत क्लियर हूँ। तो बोला ठीक है, मैं नीरज जी से बात करके आपको कॉल बैक करता हूँ। तो उनका कॉल आया, तो बोला कि सर ने कहा है कि पलाश को बोलो कि हो जाएगा, नॉट टू वरी, हमें अभी तक फंड्स नहीं आया है, और पर हो जाएगा, और उसको बोलो कि ये नहीं लेने के लिए। तो उनका कॉल आया, मैं बोला आई एम सॉरी, मैं नहीं करूँगा डबिंग, मैं नहीं करूँगा डबिंग, क्योंकि मुझे मेरे पैसे जो 2.5 साल से अटके पड़े हैं, और छोटा सा अमाउंट है, ऐसा कोई बड़ी रकम भी नहीं है, बट जो भी है मैंने काम किया है
मुझे हाँ, सही मेरा बात है। मेरा हक जो है वो मुझे मिलना चाहिए। हम्म, ओके, तो बोला आप कब जा रहे हो, तो मैंने उनको डेट बता दिया। तो जाने के 2 दिन पहले उनका कॉल आया कि पलाश जी आप आज आ सकते हो। मैं बोला पेमेंट, तो बोला नीरज जी ने बोला कि बाद में देंगे। बोला नो, मैं बोला देखो मैं परसों जा रहा हूँ, मैं उसके बाद पता नहीं कब आऊँगा, 1.5 महीना 2 महीना हो जाएगा, तो मुझे बता देना। तो जाने के दिन मैंने उसको कॉल किया, मैसेज किया। मैं बोला देखो मेरे पास सिर्फ 1 से लेके 5 बजे का टाइम है, रात को मेरी फ्लाइट है, तो मुझे बताना कब आना है। तो बोला ठीक है आपको बताता हूँ। तो फिर मैसेज आया कि सॉरी पलाश जी, आप होकर आइए, बाद में देखते हैं। ठीक है, मैं जाके आया यूएस, फरवरी में आया मैं एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। मैंने कॉल किया और उसने कॉल उठाया मेरा, तो बोला सर सॉरी आपका तो डबिंग हो गया। अच्छा, किसी और ने आपकी डबिंग कर ली? मैं बोला हेलो, हाँ, आई एम अ सेंटा आर्टिस्ट, हाँ, आपको पता है ये इलीगल है, हाँ, बिना परमिशन। बिना मेरे परमिशन के आपने मेरा आवाज़ डब कर लिया। बोला नहीं प्रेशर था, करना था ये वो। और मैं बोला मेरा पेमेंट, तो बोला सॉरी सर मैंने भी जॉब छोड़ दिया। अच्छा। ओके, मैंने भी जॉब छोड़ दिया, तो अभी करूँ तो क्या करूँ। मैंने सर को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा रहे, मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। फिर उसी दौरान मैंने 2 शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस की शरद मल्होत्रा आकांक्षा पुरी को लेकर, जिसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। मैंने कास्ट किया, एक्ट किया, प्रोड्यूस किया। मैंने इनवाइट किया था सर को, सर ने मुझे मैसेज किया, 50th बर्थडे के लिए भी सर को इनवाइट किया था, मैसेज किया सॉरी आ नहीं पाऊंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब उन्होंने रिप्लाई किया। पर मेन मुद्दा पैसे के बारे में कोई कुछ नहीं, तो उस पर आ रहा हूँ जी मैं। जी, ओके। तो हाँ, तो अभी कट टू 2026 मई 1 या 2 को सडनली इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2 कमिंग अप प्रोमो आ रहे, तो सारे जो को एक्टर्स थे सब पोस्ट कर रहे। ओके, तो मुझे उनके पोस्ट के थ्रू पता चला कि भाई सीजन 2 इज कमिंग, 3.5 सालों के बाद, 3 सालों के बाद। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना लिंक्डइन में, क्योंकि ऐसा पहले मेरे कुछ केसेस सुने हैं मैंने कि लिंक्डइन में आप मैसेज करो जो कंपनी है, आपको इमीडिएट रिप्लाई आएगा। तो मैंने 2-4 एक्टर्स से डिस्कस किया क्या करूँ, शुड आई राइट इन लिंक्डइन टू जियो हॉटस्टार कि मेरे को मेरा पेमेंट, बोलते या पलाश डू दैट, यही रास्ता, क्योंकि मेरे पास सिंटा को दिखाने के लिए मेरे पास सिर्फ चैट मैसेजेस है। यस, वो भी प्रूफ है, सारा 2022 टू 2026 सारा प्रूफ है मेरे पास, वो भी एक प्रूफ है, भले कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, पर प्रूफ है मेरे पास, वॉइस मैसेजेस एवरीथिंग इज देयर। तो बोला पलाश लिंक्डइन में आप ये कर दो। तो फिर करूँ नहीं करूँ, तो फिर मैं नीरज जी को लंबा चौड़ा वॉइस नोट छोड़ा, 4-5 वॉइस नोट्स छोड़ा मैंने। इमीडिएटली उनका वॉइस नोट आया रिप्लाई कि सॉरी पलाश, एंड माय फादर, मेरे फादर गुजर गए। ओके, 2026 जून में मेरे फादर गुजर गए, सॉरी 2025 जून में। ओके, और उनको पता भी था मेरे फादर गुजर गए। तो बोला पलाश, क्योंकि उनको मैंने कहा था कि मेरे फादर को अभी मुझे पैसे की ज़रूरत है, और वाकई में मुझे पैसे की ज़रूरत थी। ओके, क्योंकि 7-8 साल से मेरी सोर्स ऑफ इनकम इतना अच्छा, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि कंपटीशन बोल दो या राइट रोल्स नहीं मिल रहे हैं, सब जानते हैं पर काम नहीं है। तो जब तक मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा तो तब तक मैं अपना टैलेंट कैसे दर्शाऊं, राइट? सही बात है। तो क्या हुआ था कि तो नीरज जी का मुझे वॉइस नोट आया कि पलाश आई अंडरस्टैंड आपका प्रॉब्लम क्या है, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर योर फादर्स लॉस, पर ट्रस्ट मी जियो हॉटस्टार से हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, और ये आपकी गलती नहीं है, आपने आपका काम किया है, बाकायदा उनके वर्ड्स में बता रहा हूँ, आपकी गलती नहीं है, आपने अपना काम किया है। हमारे कुछ करोड़ फंस गए थे जो जियो हॉटस्टार से नहीं आ रहा था, काफ़ी सारे इश्यूज हुए हैं, फाइनली रिलीज होने जा रहा है। पर ये मेरा प्रॉमिस है कि जैसे ही रिलीज होगा इधर मैं आपको मैसेज कर दूंगा, कॉल कर दूंगा, या अकाउंटेंट कॉल करेगा। ओके, तो प्लीज टेक केयर, ऐसा करके उनका वॉइस नोट आया। तो ये 13 तारीख को 15 जून को रिलीज हुआ, और आज का तारीख क्या है? आज है 27 ऑफ जून, सॉरी ये मई की बात है, 27 जून। मैंने 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले उनको कॉल किया पेमेंट के लिए, कॉल नहीं उठाया, वॉइस नोट छोड़ा, कुछ नहीं किया। तो मैं बोला अब नहीं तो कब, अभी इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, बिकॉज ये
बहुत हो रहे हैं आजकल इंडस्ट्री में। और एक सिमिलर केस हुआ पेमेंट को लेकर। मैंने एक वेब सीरीज किया था, शो स्टॉपर, जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। अच्छे अच्छे एक्टर्स थे, श्वेता तिवारी, सौरभ राज जैन, दिगांगना, आकांक्षा पुरी, जीनत अमान जी, जरीना वहाब जी, बख्तियार, तनाज, शेफाली जरीवाला, द लेट शेफाली जरीवाला, पराग त्यागी, और अमिता नांगिया, आरती नागपाल, काफी बड़े उसका पेमेंट, काफी बड़े बड़े एक्टर्स थे, मीता वशिष्ठ, किरण कुमार जी, आई थिंक राकेश बेदी जी भी थे उस इसमें। टिल डेट 3-3.5 साल हो गए, उसका पेमेंट नहीं आया है। एक सिर्फ स्टार्टिंग का इनिशियल अमाउंट जो मिलता है, साइनिंग कह लो या कुछ भी कह लो, दैट्स इट। डायरेक्टर ने तो सीधा हाथ खड़ा कर दिया था। हम लोग गए थे ऑफिस में कि आई एम बैंकरप्ट राइट। हम लोग मतलब मैं और 2 और को एक्टर्स। अच्छा, ओके, हम लोग गए थे। और बाकी सुनने में ऐसा आया कि जिनका जिनका नाम लिया उनको पेमेंट मिल गया है। तो हम कैरेक्टर एक्टर्स अच्छा का क्या। और वो जो दो कैरेक्टर एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो भी बड़े दिग्गज कलाकार है। अमिता नांगिया तो जानते ही हो जी, सीनियर आर्टिस्ट, हीरोइन रह चुकी है Yes. अपने जमाने की। यस, आरती नागपाल, ओके। तो अगर उनके साथ, तो फिर ये भेदभाव क्यों कि लीड्स को हम दे देंगे और बाकी जो कैरेक्टर आर्टिस्ट जो ज्यादा प्रेशर नहीं करते हैं ज्यादा। मैंने प्रेशर किया खूब, पर मुझे बहुत बात सुनाया गया कि पलाश आप क्यों डिस्कस कर रहे हो, आपके पेमेंट नहीं आया है इसके साथ उसके साथ। मैं बोला क्यों नहीं करूं सर, जो फैक्ट है फैक्ट ही है ना। मैं एक नॉर्मल, और एक शूटिंग के सेट पे हम आमतौर पर इसी के बारे में बात करते हैं ना, पेमेंट, एग्रीमेंट और बाकी नॉर्मल चीजें ना, यहाँ वहाँ की बातें, ये नॉर्मल बातें हैं। तो अगर मैं, और ये इसमें आपकी बिचिंग नहीं हो रही, आपकी बैकबाइटिंग नहीं हो रही है, जो हकीकत है वही बयान कर रहा हूँ। किसी ने मुझे पूछा कि पलाश आपका पेमेंट आया कि नहीं, तो उसको क्या मैं झूठ मूठ बोलूं कि हाँ आ गया मुझे? अगर आया भी होता तो मैं इसको झूठ मूठ बोलूं? सही बात है, नहीं ना। नहीं। तो मुझे बाकायदा मुझे एक तरीके से धमकाया गया कि पलाश आप क्यों, और एकदम रॉब में, कि जैसे कि मैंने बहुत ही बड़ा सिन कमिट किया मैंने पेमेंट के बारे में डिस्कस करके। तो फिर जो ये बड़े आर्टिस्ट होते हैं, ये कैसे अपनी पेमेंट क्लियर करवा लेते? क्या देखा है कुछ आपने इनसे, कुछ तरीके? 2 एक्टर्स सेट पर नहीं आए जब तक उनका पेमेंट उसी दिन सेट पर क्लियर नहीं हुआ था। शूटिंग रुकवाया गया था सेम शो के बाद। यस, 1-2 घंटे के लिए। हम लोग सोच रहे थे कि क्यों भाई हमें बुलाया नहीं जा रहा है। तो सुनने में आया कि उनका पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है, तो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वी आर ट्राइंग टू पैसिफाई द सिचुएशन। और फिर पेमेंट मिला उनको और शूटिंग रिज्यूम हुआ। क्योंकि अभी 2-3 हफ्ते पहले ही मैं एक एक्टर के साथ शूट करने गया था, एक रील शूट करने गया था। तो वो बोला पलाश पेमेंट नहीं मिला, जबकि वो कैमियो किया था और उसकी वाइफ ने कैमियो किया था। उनका क्लियर हो गया। और मैं सारे 8 एपिसोड्स में हूँ। मैं प्रोमिनेंट कैरेक्टर हूँ सारे 8 एपिसोड्स में। बाकी तो सब केमियोज करके अपना पेमेंट लेके चले जा रहे थे। तो क्या, तो मतलब हम क्या किसी और नाली से आए हैं? अब बहुत हमने बातें की इन डिटेल में, आप चीज़ें समझाया आपने कि एक कैरेक्टर आर्टिस्ट जो बहुत सारे सपनों के साथ आता है, क्या क्या मुश्किलात होते हैं हर जगह पे, हर तरीके से कहीं ना कहीं आपको तोड़ने या आपको और खींचने की कोशिश की जाती है, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। थैंक यू सो मच पलाश। थैंक यू हर्ष, थैंक यू टू यू, टू योर टीम एंड हिंदी रश। और अगर 1% भी मेरे पॉडकास्ट के थ्रू एक्टर्स या आमरा जिंदगी के लोग कनेक्ट कर पाए, आई विल बी मोर देन हैप्पी। क्योंकि वी ऑल वांट टू इंस्पायर पीपल। क्योंकि मैं भी इंस्पायर हुआ हूँ काफ़ी लोगों से मेरे जर्नी, करियर के जर्नी में, मेरे लाइफ के जर्नी में। तो अगर 5% भी अगर इंस्पायर हो मेरे इस पॉडकास्ट के थ्रू, आई वुड बी रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। एंड थैंक यू टू योर टीम फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू सो मच।